दोस्त, मैं कैलाश मिश्रा, डायरेक्टर डेस्टिनेशन IAS एकेडमी में लास्ट 2 डेकेड से सिविल सर्विस एस्पिरेंट को गाइड कर रहा हूँ। इंडिया का शायद ही कोई डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ मेरा पढ़ाया हुआ IAS या PCS अधिकारी नहीं होगा। मैं आज तक 500 प्लस रिजल्ट दिया हूँ, जिसमें रैंक 1, 10, 15, 18, 32, 48 इत्यादि सम्मिलित है। मैं ऑथर हूँ, मैं एडिटर इन चीफ ट्रेंड एनालिसिस हूँ, मैं फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हूँ। दोस्त, मेरे इंस्टीट्यूट में डेली 40 to 50 क्वेरी आते हैं बिगनर बच्चों का। वो बच्चा ये पूछता है कि सर, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, कितने अटेम्प्ट है। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन को देखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि एक वीडियो अपलोड किया जाए जो बिगनर बच्चों की एलिमेंट्री रिक्वायरमेंट को पूरा करे। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्त, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है। इसे आपको नेम, फेम, पावर, प्रेस्टीज, रिपुटेशन और देश और समाज के लिए बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा। इंडिया का मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन भी है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, डॉक्टर, इंजीनियर, CA, CS, ये सभी जो है कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसे स्टील फ्रेम ऑफ द नेशन बोला जाता है। और वास्तव में आप लोग ही जो है कि देश को चलाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनके पास में इतना समय नहीं होता है और न ही इतना एक्सपर्टीज होता है कि वह सभी डिसीजन ले सके। इसलिए आप उसे एडवाइस देते हैं कि आपको ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए, ये करना चाहिए। वास्तव में आप ही देश का संचालन कर रहे हैं। दोस्त, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होता है। आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन हो सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है कि बच्चों के द्वारा पूछा जाता है कि सर, टॉपर्स जो होते हैं ना, उनका एकेडमिक ग्राफ जो है कि बहुत अच्छा होता है। सभी जो है 10, 12 ग्रेजुएशन में मोर देन 90% मार्क्स लाते हैं, जबकि ये हकीकत नहीं है। अधिकांश रिजल्ट जो है कि आपको सेकेंड डिविजनर ही देते हैं। इसलिए आपको इससे घबराना नहीं चाहिए। UPSC का अपना एग्जाम होता है। आप अगर 10th, 12th, ग्रेजुएशन में इवन 33% मार्क्स लाते हैं तो वह सफिशिएंट है आपके लिए। UPSC अपना एग्जाम लेती है, उसी के आधार पर आपका रैंक डिसाइड होगा। तो आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो। नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको कितना अटेम्प्ट मिलता है, कितना एज मिलता है। देखिए कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए मैक्सिमम एज 32 इयर्स है और मैक्सिमम अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट है। OBC के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर एंड अटेम्प्ट 9। SC ST के लिए 37 ईयर और 21 ईयर से 37 ईयर तक वह जितना भी अटेम्प्ट देना चाहते हैं वह अटेम्प्ट दे सकते हैं, उनका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। फिजिकली डिसेबल पर्सन का मैक्सिमम एज लिमिट 42 इयर्स है। और अगर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन जनरल कैटेगरी के है तो उनको 9 अटेम्प्ट मिलेगा, OBC को 9 अटेम्प्ट मिलेगा, SC ST को अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल अगर जनरल कैटेगरी का है तो उनको 37 ईयर,
अगर ओबीसी है 40 इयर्स, SC ST 42 इयर्स एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड को 50 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कितने स्टेज की एग्जाम होती है? तो दोस्त, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 3 स्टेज के एग्जाम में। फर्स्ट स्टेज को हम लोग प्रीलिमिनरी टेस्ट कहते हैं या सिंपली पीटी कहते हैं। दूसरा स्टेज प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करेंगे तो मेन में जाएंगे, फिर इंटरव्यू के लिए आपको कॉल होगा। अब ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ये इसमें 2 पेपर होता है और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर 200 मार्क्स, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 2 आवर टाइम होगा। जनरल स्टडी सेकेंड पेपर जो पॉपुलरली CSAT के नाम से जाना जाता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स, 200 मार्क्स, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। देखिए कि 2015 से पहले कट ऑफ जो डिसाइड होता था दोनों पेपर GS और CSAT को मिला करके होता था, लेकिन 13 मई 2015 से CSAT को क्वालिफाइंग कर दिया गया। उसमें आपको 33% मार्क्स लाना होता है। आपका कट ऑफ डिसाइड जो होता है GS फर्स्ट पेपर के आधार पर होता है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंटिफिक, करेंट अफेयर्स, इन नटसेल यू मस्ट नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। दोस्त, डॉक्टर, इंजीनियर, CA, CS और IAS में क्या फ़र्क होता है? अगर आप डॉक्टर हैं तो आप फिजिशियन होंगे, आप ऑर्थोपेडिक्स होंगे, आप गायनोकोलॉजिस्ट होंगे। इंजीनियर हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, हार्डवेयर इंजीनियर होंगे, मैकेनिकल इंजीनियर होंगे, केमिकल इंजीनियर होंगे। आपका फील्ड स्पेशलाइज्ड है। लेकिन IAS एस्पिरेंट का फील्ड स्पेशलाइज नहीं होता है। आपको सब कुछ के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज चाहिए। यू मस्ट नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड, से यू आर एन ऑलराउंडर। सब कुछ के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज चाहिए। इसलिए जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, CA, CS इससे 10 टाइम्स ऊपर उड़ जाएंगे। इवन MBBS करने के बाद, BTech करने के बाद इंजीनियरों का एक सपना होता है कि वो सिविल सर्विस क्वालिफाई करें, और आप देखेंगे कि बहुत सारे इंजीनियर सिविल सर्विस फाइनली क्वालिफाई भी करते हैं। तो CSAT क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको 33% मार्क्स चाहिए। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप मेन एग्जाम में आएंगे। मेन एग्जाम में कंपलसरी पेपर होता है। कंपलसरी पेपर में एनी वन लैंग्वेज मेंशन इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेज हैं, उसमें से किसी एक लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना होगा। नॉर्थ ईस्ट इंडियन को लैंग्वेज पेपर से एग्जेम्पशन होता है, उसे केवल इंग्लिश क्वालिफाई करना होता है। तो ये कंपलसरी पेपर जो होता है, एक 8th शेड्यूल का लैंग्वेज एंड दूसरा इंग्लिश, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और अगर आपको 33% मार्क्स आता है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपको अगर 300 आउट ऑफ 300 मार्क्स ही आ जाए तो ये आपके रैंक में नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट हेल्ड अप हो जाएगा। उनके बाद देखेंगे GS 4 पेपर होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। यही आपका रिजल्ट डिसाइड करता है, यही आपको मेक और ब्रेक करता है। तो जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर में आपको हिस्ट्री, जिसमें एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये पढ़ना होता है। ज्योग्राफी पढ़ना होता है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी। GS सेकेंड पेपर में आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन,
सोशल जस्टिस, जनरल स्टडी। थर्ड पेपर में आपको इंडियन इकोनॉमी, साइंस टेक, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब पढ़ना होता है। और जीएस फोर्थ पेपर, जब हम लोग तैयारी करते थे तो जीएस फोर्थ पेपर हम लोगों को पढ़ना नहीं होता था। ये 2015 से इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे हम लोग एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड कहते हैं। मेन एग्जामिनेशन में 46 ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, इंक्लूडिंग लैंग्वेज पेपर, जो 500 मार्क्स का होता है। उसमें से एक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होता है और प्रत्येक सब्जेक्ट 250 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट स्टेज में आप देखेंगे कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का कट ऑफ क्या होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का 2022 में कट ऑफ जो था वह 88.22 था, 2021 में 87.14, 2020 में 92.51, 2019 में 98 था। और यहाँ देखेंगे पहले जो है कि जीएस और सीसेट दोनों को क्लब करके, जोड़ करके, सम अप कर करके रिजल्ट आता था। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 88 कट ऑफ है, 88.22, यहाँ पर 87, 92, 98, 98, 105, 116, 107। अगर हम मैक्सिमम को लेकर करके चलें तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 55 to 60% के बीच में आपका टारगेट होना चाहिए। लेकिन आप लेटेस्ट ट्रेंड को देखेंगे 2018 ऑनवर्ड, तो इसमें आपको जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट यहाँ 49%, 2018 में, 2019 में 49%, 2020 में कहिए 46%, 2021 में 43%, यहाँ पर 44% आ जाता है कट ऑफ आपका। तो ये प्रीलिम्स में कट ऑफ होता है आपका। तो मैं अपने सारे स्टूडेंट को यही सजेस्ट करता हूँ कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 50% प्लस। आप देखेंगे मेन एग्जामिनेशन में कट ऑफ क्या होता है। यहाँ देखेंगे 2022 में मेन एग्जामिनेशन में कट ऑफ 748 था, फाइनल कट ऑफ 960। 2021 में फाइनल कट ऑफ 953 था, मेन में कट ऑफ आपको 745 था। 2020 में देखेंगे फाइनल कट ऑफ 944, मेन में कट ऑफ 736 था। तो आप अगर 45% मार्क्स भी अगर मेन में ले आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट एस्पेक्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह सिविल सर्विस की तैयारी की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, पर्टिकुलरली फॉर द बिगिनर स्टूडेंट। राइट, बिगिनर स्टूडेंट को कैसे तैयारी करना चाहिए? देखिए कि फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना चाहिए, बेसिक एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए और एक स्टैंडर्ड बुक से उनको सप्लीमेंट कर दीजिए, बेसिक एनसीईआरटी बुक को। उसी को बार 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 आप पढ़ेंगे। देखिए ब्रूस ली क्या कहते हैं, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। मैं उससे नहीं डरता हूं जो 10,000 स्टाइल से किक चलाता है, मैं उससे डरता हूं जो 10,000 बार एक किक को प्रैक्टिस कर लिया है। इसलिए एक बुक को बार 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 आप पढ़ेंगे। उनके बाद सेकेंड स्टेप मैंने बताया कि प्रिपेयर नोट्स ऑफ एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक बाय योरसेल्फ। देखिए कि मार्केट में बहुत सारे नोट्स मटेरियल अवेलेबल हैं। हम लोग संस्थान से भी आपको नोट्स मटेरियल देते हैं, नो डाउट सभी इंस्टीट्यूट देता है।
लेकिन जो नोट्स आप बनाएंगे वह नोट्स बेस्ड होगा, जबकि आप एज अ बिगनर सुपरफिशियल नोट्स बनाएंगे बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आप वो नोट्स बनाएंगे तो आपको हमेशा हेडेक रहेगा कि क्या लिखें क्या ना लिखें। हमें तो सारा कुछ इम्पोर्टेंट ही लगता है, सारा कुछ जो है कि लिख डालें, तो आपको ये सोचने के लिए बाध्य हो जाना पड़ेगा। आपको सिर दर्द होगी, और वह सिर दर्द के बाद जो नोट्स आप बनाएंगे वह नोट्स बेस्ड होगा, वह भविष्य के स्टैंडर्ड नोट्स के लिए, स्टैंडर्ड बुक के लिए एक फाउंडेशन बनेगा, बेस बनेगा, आधार बनेगा। तो इसलिए अपने नोट्स स्वयं बनाएं। किसी भी संस्थान के नोट्स पर बिगनिंग में डिपेंडेंट नहीं रहे, बाद में उनको संपर्क करें, बाद में उस नोट्स को पढ़ें, लेकिन इनिशियली आपका जो नोट्स होगा यद्यपि वो बहुत अच्छे नहीं होगा, लेकिन वह बेस्ट नोट्स होगा, क्योंकि उसमें आपका एफर्ट लगा है और नोट्स बनाने के क्रम में आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे। देखिए कि जब आपने नोट्स बना लिया, नोट्स बनाने के बाद सप्ताह में एक दिन रिवीजन के लिए टाइम जरूर रखेंगे आप। अगर आपका पॉलिटी का नोट्स बन गया तो सप्ताह में एक दिन या महीना में 2 दिन पॉलिटी का रिवीजन करेंगे, उनके बाद इकोनॉमी उठाएंगे, ज्योग्राफी उठाएंगे, हिस्ट्री उठाएंगे। तो रिवीजन जो कि साथ साथ होना चाहिए। जैसे आपका नोट्स बन गया तो आप 2 to 3,000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। ये जो एक आपका कॉन्सेप्ट को डेवलप करेगा। देन थर्ड स्टेज में आप, फोर्थ स्टेज में आपको क्या करना चाहिए, लास्ट 10 इयर्स का जो एक्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है उनको ढूंढना चाहिए अपने नोट्स में। अगर आप अपने नोट्स के बल पर 50% क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो आपका नोट्स बेस्ट है और आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरी नहीं है, केवल उसमें वैल्यू एडिशन कीजिए। इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, डिफरेंट वेबसाइट्स ऑफ गवर्नमेंट, ये सबसे जो है आपको क्या करना चाहिए, वैल्यू एडिशन करना चाहिए। करेंट अफेयर से उनको जोड़ना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल से समझें कि आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, जैसे आज से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टरल बॉन्ड को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो ये एस्पेक्ट, ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आप अपने चैप्टर में, अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे। पेपर क्लिपिंग नहीं करेंगे, पेपर कट कर करके नहीं रखेंगे। पेपर कट करके रखेंगे तो इतना बंडल हो जाएगा और बाद में जब एग्जाम आएगी तो आप नहीं पढ़ पाएंगे एग्जामिनेशन के प्रेशर में, क्योंकि एग्जाम के टाइम में सारे बच्चों को टाइम की क्राइसिस होती है और वह कहता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, इसलिए उस समय के लिए नहीं रखेंगे। एग्जामिनेशन के टाइम में आपका नोट्स ही आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, ना तो कोई बुक्स, ना कोई मटेरियल, वह आपका नोट्स जो आपने प्रिपेयर किया है उसमें हमेशा वैल्यू ऐड करते जाइए। उसी तरह मान लीजिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अभी कंट्रोवर्सी में आर्टिकल 44 है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इनके डिफरेंट एस्पेक्ट को आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जब पढ़ें उसमें इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। उसी तरह आता है 1 नेशन 1 इलेक्शन, इनको भी जो है कि आप इलेक्शन कमीशन, इलेक्टरल रिफॉर्म वाले टॉपिक में इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। उसी तरह आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A जो सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप किया है, उनको आप सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में डालेंगे। LGBT कम्युनिटी पर कोर्ट के ओपिनियन क्या है, उनको आप जो है कि उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। इस तरह से वैल्यू एडिशन करते रहिए हर एक सब्जेक्ट में जिसका आप स्वयं नोट्स बनाते हैं। देखिए कि मैंने आपको बताया था कि वैल्यू एडिशन जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड डिफरेंट गवर्नमेंट वेबसाइट से आप वैल्यू एडिशन करेंगे। एंड मेन एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन प्रोसेस करेंगे। एलिमिनेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है,
कि देखिए कि मैं स्वयं सिविल सर्विस एस्पिरेंट रहा हूँ। मेरा अपना मानना है कि आपको पढ़ने से ज़्यादा छोड़ने की कला आनी चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विस का जनरल स्टडी का सिलेबस जो है कि एक अथाह समुद्र है, इनको कोई भी स्टूडेंट कवर नहीं कर सकता। मेरा अपना मानना है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लास्ट 22 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ, जो भी 100% सिलेबस कवर करने का कोशिश करता है वो कभी क्वालिफाई नहीं करता। जो 50% सिलेबस कवर करता है वह कभी रैंक होल्डर नहीं होता। जो 33% सिलेबस कवर करता है वही रैंक होल्डर होता है और क्वालिफाई भी करता है। तो आपको जो कि एलिमिनेशन प्रोसेस आना चाहिए, और ये एलिमिनेशन प्रोसेस आप कैसे सीखेंगे? आप जो कि करें क्या, आप एक बड़ा सा फ्लो चार्ट लें, उसके लेफ्ट साइड में आप जो कि सिलेबस लिखें, राइट साइड में डिफरेंट ईयर लिखें, लाइक 2023, 22, 21, 20 एंड सो ऑन। अब जो कि देखेंगे किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी एनालिसिस बनाना चाहिए कि किस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और अपने स्टडी टेबल के सामने उनको अटैच कीजिए। और डेली 5 मिनट जो है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए कि किस तरह यूपीएससी क्वेश्चन को टिल्ट कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, किस तरह से कॉन्वेंशनल एस्पेक्ट को करंट एस्पेक्ट से इंटरलिंक कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप टेबल बना करके पढ़ेंगे, स्मार्ट वे स्टडी होगा, तो ऑटोमेटिकली आप जो है पूरे सिलेबस का 33% पर आप कॉन्सेंट्रेट कर जाएंगे। और नेक्स्ट एस्पेक्ट जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जब आप पढ़ते हैं तो उस समय जो कि एटलीस्ट सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए। आप का मोबाइल जो कि फ्लाइट मोड पर होना चाहिए, और पढ़ने का ड्यूरेशन जो है कि अपनी कैपेसिटी के अनुसार सेट करना चाहिए। मान लीजिए कि आपका कैपेसिटी, आप कॉन्सेंट्रेट 1 घंटा के लिए कर पाते हैं, 1 घंटा पढ़िए, उनके बाद उठ जाइए, पानी पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, चाय पीजिए, मोबाइल पर गाना भी सुन लीजिए। लेकिन देखिए कभी कभी आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो क्लिप देखते जाते हैं, वो ब्रेक जो है कि 10 मिनट का होता है, आप घंटों उसमें बर्बाद कर देते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, आप अपने स्टडी में डिसिप्लिन लाइए। पढ़ने के समय आपके माइंड में आपके माता पिता, दोस्त, घर परिवार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दारू, शराब, सिगरेट, ये सब जो कि नहीं रहना चाहिए। उस समय जो है कि आप 100% कॉन्सेंट्रेट रहें अपने स्टडी पर। जो आपने अपने स्टेमिना के अनुसार ड्यूरेशन फिक्स किया है उतना तक तो पढ़ेंगे ही, उनके बाद जो है कि हम लोग करेंगे। आपका गोल जो है कि फिक्स्ड होना चाहिए। अरुणिमा सिन्हा जैसे, मिल्खा सिंह जैसे। अरुणिमा सिन्हा ट्रेन से जा रही थी तो कुछ चेन स्नेचर ने उनके चेन स्नैच करने के लिए उनको ट्रेन से फेंक दिया बाहर। वह पूरे रात जो है कि रेलवे ट्रैक पर रही, ट्रेन आती रहा जाती रहा। उनको जो है दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल लाया गया। उनको डिफरेंट जगह पर फ्रैक्चर था, पैर कट गया था। जब उसे होश आई तो वह कहती है क्या कि भगवान आपने मुझे बचाया है तो कुछ बड़ा काम करने के लिए बचाया है, अब तो मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम करूंगी। तो वह बैजेंद्री पाल के पास में गई। बैजेंद्री पाल ने उनकी अवस्था को देख करके कहती कि इस अवस्था में तुमने ये ठान लिया, तुमने इतनी कॉन्फिडेंस है, तुम तो माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर गई, अब डेट मुकर्रर होना बाकी है। जानते हैं वो वर्ल्ड के 7 जो है कि हाईएस्ट पीक पर क्लाइम की। उसे भारत सरकार ने पद्मश्री का पुरस्कार भी दिया।
तो आप में जो कि डिटर्मिनेशन होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नेवर से नो की इंस्टिंक्ट होनी चाहिए, कभी क्विट नहीं करना है, क्वालिफाई करना है, करना है, करना है, करना है। आप में ये इंस्टिंक्ट होनी चाहिए, तब जो आपको कोई नहीं रोक सकता है। उसी तरह आप देखेंगे मिल्खा सिंह ऑस्ट्रेलिया में गए थे और गोरी मैम के चक्कर में प्री क्वालिफाइंग मैच में भी हार गए थे। तो उनके कोच ने उनको बहुत ज़्यादा डांटा, तब जो और उनको टारगेट दिया गया 45.9, वह एक पेपर पर 45.9 लिख करके गुरु नानक देव जी के सामने रख दिए और प्रैक्टिस करने लगे। जानते हैं जब वह पाकिस्तान में रेस कर रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करने का कोशिश किया गया, जिसको कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। दौड़ूंगा भी वैसे। तो आपको भी सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी की आखिरी रेस होगी, तो दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो आइए, मेन जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आप फाइनल स्टेज में आएंगे, वी कॉल इट इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सारे बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे करेंट अफेयर से आप वेल अवेयर रहें, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने हॉबी लिखा है, जो सब्जेक्ट है, जो आपका मदर सब्जेक्ट है, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। आपका जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, उसके बारे में जानना चाहिए। आपका प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ आपकी जन्म हुई है, उसकी कोई पिकुलियरिटी, उनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, सोशल सिग्निफिकेंस अगर है तो उनके बारे में जानना चाहिए। अपने होम स्टेट के बारे में जाननी चाहिए अच्छी तरह से। आपको अपने हॉबी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए और अनिष्ट रहना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो कहिए नहीं जानते हैं। इंटरव्यूअर्स को मिसगाइड करने का कोशिश न करें। आप अपने अप्रोच में ऑनेस्ट रहें, रियलिस्ट रहें, नेशनलिस्ट रहें। आप में बिहारी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। आप में जातिवाद और संप्रदायवाद की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आईएएस बनने के बाद आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है। तो आपको कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ये सब की भावना से ऊपर उठ करके आप में नेशनलिस्टिक फीलिंग होनी चाहिए। उनके बाद जो है कि आप अपने दोस्तों के साथ जो है कि बराबर मॉक इंटरव्यू करें, प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक इंटरव्यू अपने दोस्तों के साथ कर लेंगे वह अच्छा रहेगा। ड्रेस, जो आपके ड्रेस, जब मैं ड्रेस बोलता हूँ, कहता हूँ कि आपका ड्रेस अच्छा होना चाहिए इंटरव्यू में। अच्छा ड्रेस की 4 क्वालिटी होती है। पहला, वह नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। दूसरा, वह आपके बॉडी पर सूट करना चाहिए। तीसरा, आप उसमें कंफर्टेबल फील करें। चौथा, कोई उसे नोटिस ना करे। तो ये 4 क्वालिटी होता है। हम लोग जब अपने स्टूडेंट को जो इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं तो उनका ड्रेस हम लोग सेलेक्ट करते हैं और कहते हैं कि 10 दिन जो है उसी ड्रेस में आ जाओ। जैसे कि आप क्या हो जाते हैं, उस ड्रेस में कंफर्टेबल हो जाते हैं। उनके बाद कहते हैं कि इनको साफ करो, आयरन करवा करके चले जाओ इंटरव्यू देने के लिए। तो आपका ड्रेस अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, जॉब। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आप क्यों क्विट कर रहे हो उस जॉब को, उस जॉब की चैलेंजेस क्या है, मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, उनके बारे में आपको जानना चाहिए।
आपका गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, आप हंसमुख रहें, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप खड़ूस रहेंगे तो कोई आपका दोस्त नहीं बनेगा। और पब्लिक लाइफ में एक्सट्रीम गलत होता है, किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम जो है कि गलत होता है। तो आपका अप्रोच जो है कि मॉडेस्ट होना चाहिए। लास्ट में आप लोगों को मैं ये चाहूँगा, जो आप हमारी संस्थान से अगर नहीं जुड़ सकते हैं तो ऐसे केस में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ आपको फ्री में करेंट अफेयर्स मिलेगा, डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा, डिफरेंट सब्जेक्ट का करेंट अफेयर्स मिलेगा, और वहाँ से आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।